हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41 और वर्कशीट है 8 अक्टूबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है वायु परिवहन। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 41। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। बच्चों, वर्कशीट नंबर 41 सामाजिक विज्ञान भूगोल का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है वायु परिवहन। वायु परिवहन लिया गया है किससे? भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से। तो बच्चों, अभी तक हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में किसके बारे में पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सड़क परिवहन के बारे में कि सड़क परिवहन किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है। जो हम नज़दीक की दूरी तय करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? सड़क परिवहन। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? रेल परिवहन। रेल परिवहन जो लंबी दूरी की यात्रा होती है उसके लिए रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है और माल ढुलाई के लिए भी रेल परिवहन सबसे सस्ता संसाधन है। तीसरा हमने बच्चों जल परिवहन के बारे में पढ़ा था। जल परिवहन को क्या कहा जाता है? व्यापार का द्वार कहा जाता है और यह सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन के द्वारा भारत के अंदर भी बहुत ही सस्ता व्यापार होता है और जल परिवहन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारत के द्वारा किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे वायु परिवहन के बारे में कि वायु परिवहन का क्या महत्व है। तो बच्चों, जैसे सड़क परिवहन का अपना महत्व था, रेल परिवहन का अपना महत्व था, उसी तरह जल परिवहन का भी अपना एक महत्व था और आज हम वायु परिवहन के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वायु परिवहन के महत्व के बारे में। तो यहाँ देखिए बच्चों, वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। अब वायुयान जो है वह यातायात का तीव्रतम, यानी अगर आपको रेल परिवहन से पहुँचने में 24 घंटा लग रहा है, वहाँ आप कितने घंटे में पहुँच जाओगे? 2 या 3 घंटे लगेंगे आपको पहुँचने में। अगर मान लो आप यहाँ से दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाते हो तो आपको कितना घंटा लगता है? दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने में आपको 12 से 16 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर वायु परिवहन से जाते हो तो कितना घंटा लगेगा? मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का समय आपको लगेगा और आप आसानी से जम्मू कश्मीर पहुंच जाओगे। तो बच्चों, रेल परिवहन जहां समय अधिक लेता है वहीं वायु परिवहन सबसे कम समय में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। साथ ही जो व्यापार वायु परिवहन के द्वारा किया जाता है वह व्यापार बहुत ही महंगा होता है, लेकिन चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायविक विविधताओं वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायविक विविधता वाले देशों, जलवायविक कहने का अर्थ है बच्चों जल से घिरा हुआ देश। अब देखिए, भारत में सबसे अधिक जो है वह किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? तो जल परिवहन का। क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत में हर जगह नदियां हैं, समुद्र हैं, जिससे व्यापार करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और बच्चों, आप लोगों को मैंने एक बात और बताई थी कि जल परिवहन जो है वह प्राचीनतम परिवहन है, क्योंकि जब रेल नहीं था, सड़क नहीं था, वायु परिवहन नहीं था, तब उस समय किसका प्रयोग किया जाता था? उस समय बच्चों जल परिवहन का ही प्रयोग किया जाता था। लोग जल परिवहन के ही माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाते आते थे और अपने सामानों को भी ले जाया करते थे। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायविक विविधता, यानी समुद्र हैं, नदियाँ हैं, इन सब सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी वायु परिवहन का अपना एक अलग ही महत्व है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वायु परिवहन जो है वह भारत के
आंतरिक परिवहन में भी शामिल है। जैसे अगर भारत के अंदर मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, जम्मू कश्मीर जाना है तो आप वहाँ पर भी प्लेन से जा सकते हैं। अगर आपको दिल्ली से किसी और शहर जाना है, चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उसमें भी आप वायु परिवहन का उपयोग कर सकते हो। वायु परिवहन एक ऐसा साधन है जो आपको बहुत ही कम समय में आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। हाँ बच्चों, हमारे देश की सुरक्षा के लिए वायु परिवहन का होना बहुत ज़रूरी है। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपातकालीन स्थिति कहने का अर्थ है बच्चों, जैसे कहीं बाढ़ आ गया तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को वायु परिवहन के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। जब सुनामी आया था बच्चों, उस समय भी लोगों को वायु परिवहन के द्वारा ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, क्योंकि उस समय ना तो हम सड़क परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही रेल परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों पर पानी ही पानी भरा होता है। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वायु परिवहन। वायु परिवहन लोगों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अब मान लीजिए कि पर्वतीय इलाका है जहाँ ना तो सड़क परिवहन का ही कोई साधन है और ना ही रेल परिवहन का साधन है। तो पर्वतीय इलाकों में सामानों को पहुँचाने और वहाँ से सामानों को लाने की भूमिका कौन अदा करता है? वायु परिवहन। वायु परिवहन आसानी से पर्वतीय क्षेत्रों से सामानों की आवाजाही करता है। लोग भी आसानी से वहाँ से आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह पर्वतीय इलाकों के लिए भी। चाहे 1990 से 91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों को वापस हो या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि जब 1990 और 1991 में खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हो गया था, तो उस समय भारत के जो भी नागरिक वहाँ फंसे हुए थे उन्हें वायु परिवहन के द्वारा ही लाया गया था। तो वायु परिवहन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और अभी जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी में भी हमारे देश के जो भी लोग हैं जो अन्य देशों में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें भी वायु परिवहन के द्वारा ही अपने देश में लाया गया। तो यहाँ भी वायु परिवहन यातायात के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रहा है। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि पर्वतीय इलाके कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और भी बहुत सारे राज्य हैं जो हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हैं। वहाँ तक आवश्यक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन पर्वतीय जगहों पर सड़क परिवहन और रेल परिवहन का निर्माण हो पाना असंभव है। इसीलिए वायु परिवहन के द्वारा वहाँ आवश्यक वस्तुएं पहुँचाई जाती है। लोगों का आवागमन भी वायु परिवहन के द्वारा ही होता है। वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। अब बच्चों, वायु यातायात का प्रयोग डाक सामग्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया जा सकता है। जहां रेल से और सड़क मार्ग के द्वारा समय लगता है चीज़ों को लाने और ले जाने में, वहीं वायु परिवहन से किसी भी वस्तु को लाने और ले जाने में बहुत ही कम से कम समय लगता है। यानी बहुत ही तीव्र गति से वह सामान को ले जाता है और लाता है। तो व्यापार का सबसे तीव्रतम साधन क्या हुआ? वायु परिवहन। यह आपको ध्यान रखना है, और साथ ही यह महंगा साधन भी है। अब आगे देखिए, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया।
1953 में क्या किया गया बच्चों? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। जैसे सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जैसे जल परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसी तरह 1953 में वायु परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान की गई। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य एवं दुर्गम भागों में जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या करवाता है बच्चों? जो दुर्गम जगह है, जहां सड़क और रेल का पहुंचना मुश्किल है, उन सारी जगहों पर क्या करता है? अपना सेवा उपलब्ध कराता है। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारी जगहों पर। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुई। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1911 में, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायु से डाक ले जाया गया। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। पहली मेल सेवा कौन सी थी? तो इलाहाबाद से नैनी तक वायु से डाक ले जाना, यह पहली मेल सेवा थी। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब हम बच्चों जानेंगे किसके बारे में? भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो भारत में मुख्य रूप से 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला हो गया हमारा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांता क्रूज, मुंबई। दूसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम, दिल्ली। तीसरा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, दमदम, कोलकाता। और चौथा मीनमवक्कम हवाई अड्डा, चेन्नई। तो ये 4 महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। चलिए अब वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, एयर इंडिया से जुड़े निम्न देश हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि। दूसरा प्रश्न हमारा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय इलाका होने की वजह से वहां सड़क परिवहन और रेल परिवहन न होने की वजह से वस्तुओं की आवाजाही के लिए वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वायु परिवहन उत्तर पूर्वी इलाकों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर्वतीय इलाका होने की वजह से सड़क व रेल परिवहन का विकास नहीं हो पाया है। इन राज्यों तक आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयाँ आदि पहुंचाने के लिए वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है। और बच्चों वहां से भी, पर्वतीय इलाकों से भी बहुत सारी सामग्रियां मैदानी इलाकों में भेजी जाती हैं। तो किसके द्वारा वह आता है? वायु परिवहन के द्वारा। तीसरा प्रश्न हमारा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बच्चों वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। चौथा प्रश्न है, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो बच्चों आपातकालीन स्थिति में सबसे उपयुक्त परिवहन वायु परिवहन है। तो बच्चों ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई समस्या होती है इस वर्कशीट से संबंधित तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 41 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।